बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल वाडा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें जजेस के बारे में जिस तरह के जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत का नोटिस भी उनको जारी कर दिया गया है और इस हवाले से आज कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया। हमने देखा कि कुछ जजेस की जानिब से जब ख़त भी लिखा गया और उसके बाद इस्लामाबाद के खुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है वो भी सबके सामने है। खुसूसन हम बात करते हैं इस्लामाबाद के जस्टिस बाबर सत्तार साहब की और उनकी ज़ात को लेकर के और उनकी दोहरी शहरियत के हवाले से मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो बातें की गई, वो अब आला अदलिया तक जा पहुँची हैं। और खुसूसन फैसल वाडा ने जिस तरह बात की कि हमारी कोई पगड़ी उछालेगा तो फिर हम उसकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। आइए ज़रा हम आपको सुनवाते हैं कि क्या क्या कहा गया। जिस तरह से इदारे हमलावर हुए एक दूसरे के ऊपर, अब तो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फौज को वीक करने की कोशिश हो रही है। और ये काम कर कौन रहा है? जिनका अपना रिकॉर्ड बड़ा ड्यूबियस हो गया है। सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। अजीब ही बात है भाई। ऐसा बहरान पैदा किया जा रहा है जैसे कि इस मुल्क में कहीं पे इदारों की मुदाखलत है। मासूमाना सवाल है मोअज़्ज़ज़ अदलिया से। कई ऐसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी पे डिस्क्वालीफाई किया गया। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर एक कानून होना चाहिए। जो आदमी प्रेशर नहीं ले सकता वो इंसाफ की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है? चल रही है जिसके तहत बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे। सियासतदान को आप दूसरी सिटीजनशिप ना रखने पे अलाउ नहीं करते कि आप सियासत करें, तो फिर जज दोहरी शहरियत के साथ कैसे बैठे? पगड़ियां उछाली मेरी। अब पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा कि पगड़ियों का फुटबॉल बनाए। फैसले आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए, न कि मिजाज के मुताबिक। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदले। ये तो खैर अदलिया के बारे में जिस तरह से जुबान इस्तेमाल की गई और अब ये मामला ज़ेर बहस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी हो गए मुस्तफ़ा कमाल को भी और फैसल वाडा को भी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जजेस के बारे में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएंगी या फिर मुस्तकबिल में भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएंगी ताकि आला अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए? और क्या वाकई ही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ फैसले या कुछ रिलीफ अदालत की जानिब से आता है तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद हो सकता है कि वाकई ही अदलिया को प्रेशराइज किया जाए कि इस तरह के फैसले ना आ सके? बहरहाल ये एक लंबी डिबेट है। मुख्तलिफ जजेस इस वक्त निशाना है, चाहे इस्लामाबाद के 6 जजेस हों या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हम बात करते हैं, वो भी उन्होंने पंजाब हुकूमत को जो नाम भेजे थे जो खुसूसी अदालतों में जजेस अपॉइंट करने थे वो भी नहीं किए जा रहे, वो भी खासे बरहम हुए और उसमें भी उनका ये कहना था कि ये मामला भी तौहीन अदालत के जुमरे में आ सकता है। ये मामला हो गया पंजाब का और इस्लामाबाद के जजेस का। दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं जरताज गुल वजीर का। कौमी असम्बली में जब वो तकरीर कर रही थी तो तारिक बशीर चीमा ने उनके बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उनकी सीट पर भी गए और कुछ धमकी आमेज अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद वो और उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे खासे बरहम हुए। स्पीकर तक ये मामला चला गया और तारिक बशीर चीमा की बुनियादी रुकनियत जो है इस सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ख़वातीन अरकान ने पार्लियामेंट के बारे में उनके जो साथी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि माजी में भी हमने देखा डॉक्टर शीरी मज़ारी हों, बेनज़ीर भुट्टो हों जब वो असम्बली में आती थी, नुसरत भुट्टो, दीगर ख़वातीन हैं, एक लंबी फहरिस्त है, उनको भी तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स का सामना करना पड़ता था अपने साथी अरकान की जानिब से। तो क्या ये रवैये अभी तक तब्दील नहीं हुए और कोई क्या ख़वातीन आसान टारगेट होती हैं इस तरह की बात करने के लिए? खैर इस मामले को भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और कुछ नए इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, तो क्या वाकई नए इलेक्शंस होने जा रहे हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक ख़त लिखने का फैसला कर लिया है और जिसमें वो मुल्क के जो मामलात हैं, कशीदा मामलात हैं और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पीटीआई के दरमियान जो इस वक्त खिलफशार की कैफियत हम कह सकते हैं वो सामने है, तो इस पर भी क्या होने जा रहा है अगले आने वाले चंद दिनों में, आज के प्रोग्राम में इन्हीं पे बात करेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम कहते हैं।
हमारे साथ तशरीफ थे जनाब हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। सर आपको वेलकम कहते हैं। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं आज के शो में। हसनात मलिक साहब, सबसे पहले तो ज़रा तौहीन अदालत वाले मामलात पे आ जाते हैं। ऐसा क्या महसूस हुआ इन अरकान को? फैसल वाडा की बात कर लें, और वो कल बार बार तमाम टॉक शोज़ में ये कहते रहे, मैं तो इस बात का जवाब मांगूंगा कि मैं किसकी प्रॉक्सी हूँ। तो इसका मतलब तौहीन अदालत से मामला कहीं आगे जा रहा है लगता है। मेरा ख्याल है कि फैसल वाडा हालात को मिसरीड कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट मैटर जब आता है, जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर ले तो प्राइमा फेशी यही होता है कि जी ये इस बंदे ने कंटेम्प्ट की है। और यहाँ तो एक स्टेप आगे गई है बेंच। इन्होंने सिंपल नोटिस नहीं किया, शोकाज, यानी कि जी आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई शुरू की जाए, एक्सप्लेनेशन मांगी। अब इसके बाद अगर ये जवाब रिजेक्ट होता है तो उन पर चार्ज फ्रेम होगा। तो ये स्टेप आगे है। और वो बगैर इतलात थी कि इस किस्म की चीज़ें होंगी। एक तो पर्पज़ ये है कि जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, होनी थी, वो रुक गई हैं। अब खामोशी है, कोई लॉ मेकर जो है कम से कम ये नहीं करेगा इस तरह का सीन। दूसरा जो है मामला ये है कि जो बज़ाहिर इस वक्त जो जजेस में और एग्जीक्यूटिव में एक क्लैश चल रहा है, उसमें भी जजेस जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज हैं, उनके हवाले से ये था कि जी वो किस तरफ हैं, क्या है, वो एग्जीक्यूटिव आया हुकूमत का साथ दे रहे हैं अभी तक, कुछ ऐसे मामला। अब देखें, गो कि उन्होंने रिमार्क्स में कोई ऐसी बात नहीं की जिस तरह अमूमन वो जनरल एक गुस्सा करते हैं या वो उस तरह नहीं, लेकिन आर्डर उन्होंने एक यानी पावरफुल आर्डर है। अच्छा। और शोकाज जारी, और फिर मुस्तफ़ा कमाल को भी आर्डर जारी। उन्होंने कहा, एक कराची वाले साहब भी उठ के आ गए, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये दोनों जो साहब हैं, मेरा ख्याल है कि इनको जब कंटेम्प्ट में दो ही तरीके हैं, या तो आप माफ़ी मांगे, जब माफ़ी मांगेंगे इसका मतलब आप एडमिट कर रहे हैं, और अगर आप इसको कंटेस्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि 5% भी एक्यूज जो कंटेम्प्ट में कंटेस्ट करते हैं और वो उनको चांसेस मिलते हैं कैसे? नहीं, वो आखिर में उन पे नोटिस डिस्चार्ज होता है, क्योंकि जब बेंच कोई मामला टेकअप करता है कंटेम्प्ट का, तो इसका मतलब है कि ज़हन बना के जजेस बैठे हैं कि जी इस बंदे ने कंटेम्प्ट की है। ठीक हो गया। तो ये, और आज बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी बादियों नजर में कंटेम्प्ट हुई है। तो ये तो वाडा साहब के लिए अच्छा तो ये है कि बजाय इसके कि वो कोई एक्सप्लेनेशन दें, ये वो उन्होंने जो कहा है, वो जो तकरीर है वो सेकेंडलेस है, उस पर फोकस होना है। बाकी उनकी एक्सप्लेनेशन का कोई फायदा नहीं है। उनको अनकंडीशनल माफी मांगनी होगी और अपनी जान छुड़ानी होगी, अदरवाइज चीजें जो है ज्यादा एग्रीवेट होंगी और फिर उनके लिए मसाइल बने। आपको लग रहा है साकिब साहब, इसका मतलब है कि मामला डिस्क्वालिफिकेशन की जानिब भी जा सके? कल वो बड़े कॉन्फिडेंट रहे, मुख्तलिफ टॉक शोज में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा आप तमीज़ से बात करेंगे, मैं तमीज़ से बात करूंगा, बदमाशी करेंगे, बदमाशी करूंगा। मतलब वो अभी भी अपनी उस बात पे डिटर्मिन्ड हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं प्रॉक्सीज का जवाब लेना चाहता हूँ। तो इसका मतलब है कोई माफ़ी शाफी नहीं मिलनी, आपको लग रहा है कुछ ऐसा? नहीं, वो तो अगला मरहला है कि वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, लेकिन उनके ज़हन में होना चाहिए कि फैसल रजा आबदी भी थे, बड़े वोकल थे, बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह बाकी भी तलाल चौधरी और निहाल चौधरी, हम ये नहीं कहते कि उनके साथ ठीक हुआ है, ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जब अदलिया ठान ले कि हमने करना है तो फिर करना है, तो ये इसको मेरा ख्याल में अगर लाइट लेंगे कि ठीक है हम जो करते रहेंगे। जो वाडा साहब जो बातें कर रहे हैं ये बड़ी खौफनाक हैं। इस तरह डायरेक्ट किस्म के अटैक, फिर जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम लेकर, जस्टिस बाबर सत्तार का नाम लेकर वो बातें कर रहे हैं। फिर उन्होंने रात कोई ऐसी भी बात की कि उन्होंने जजेस के हवाले से नहीं कहा, हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो सारी डायरेक्ट अटैक थी और उसमें फोकस हैं जस्टिस बाबर सत्तार, उनको उनके हवाले से जो इल्ज़ामात जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजाहत भी कर दी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब आज खुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि ये मैटर उस वक्त जब इनकी तैनाती हुई बतौर जज तो उस वक्त भी डिस्कस हो चुका है और तफसीली तौर पर डिस्कस हो चुका है। तो इसलिए उसको बार बार उस पर फोकस करना, उठाना, फिर इसके पीछे कुछ वजूहात होती है ना हर मामले के पीछे। इस मामले के पीछे मेरी नज़र में एक ही वजह है और वो है ऑडियो लीक्स केस। अगर वो ऑडियो लीक्स केस अगर किसी और जज के पास भेज दिया जाए, ऑडियो लीक्स केस ठंडा हो जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी चीज़ें पीछे हट जाएंगी। ऑडियो लीक्स केस से पीछे हटाने के लिए उनके रिक्यूजल के लिए दरखास्तें भी आई, उसमें भी वो डांटी गई, उन्होंने बल्कि जुर्माने किए हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाइयाँ शुरू हो रही हैं। फिर अभी जो कंटेम्प्ट, फिर देखें कि अभी जस्टिस बाबर सत्तार की खत पे जो कंटेम्प्ट शुरू हुई है उस पर 23 मई के लिए उन्होंने जवाब मांगा हुआ है।
तो उसमें उसके ज़ेरे इल्तवा होते हुए आज की जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई थी उसमें जो चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने अपनी जो ऑर्डर था उसमें ये लिखवाया कि ये जितनी बातें की गई हैं वो जो ज़ेरे इल्तवा केस हैं उस पर भी कमेंट किया गया। अब उन्होंने कहा आप कमेंट कर सकते हैं, आप जजमेंटल नहीं हो सकते कि ये जजमेंट आप कह दें कि ये होगा और ये होना है, इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। तो ये की गई है। तो एक और आखिरी बात कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने यह भी कहा कि मैं तो हमेशा से पार्लियामान के हवाले से जितने केसेस हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, उनकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, तौकीर करते हैं कि आप अपनी डोमेन में रहकर काम करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे जो इदारा है उस पर जो है वो इस तरह से अटैक जो है वो करें। अटैक का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल इसका, लेकिन साथ में बड़ी दिलचस्प उन्होंने हसनात साहब ये भी बात की कि प्रेस क्लब वाले ये लाइव क्यों दिखाते हैं, अगर कोई गालम गलोच करता है तो उसकी तकरीर दिखाई जाती है, अगर कोई सॉफ्ट बात करता है तो उसको उस तरह से कवरेज नहीं मिलती। सर आपको पता है कि हम प्रेस क्लब वाले या हमारे जो वहाँ के ओहदेदारान हैं कितने पावरफुल हैं, या क्या उनके ये हाथ में ये टूल है कि किसको लाइव दिखाना है किसको नहीं? ये तो सरकारी टीवी पे बराह रास्त चलती हैं ऐसी तकरीर, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक मेरी ख्याल में तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी सच ये कंटेम्प्ट कार्रवाइयों की, क्योंकि ये किरदार हैं, किरदार कोई नए आ जाएंगे, इनके खिलाफ वाडा साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कोई और आ जाएंगे। ठीक। असल चीज़ है जिसमें यह है कि आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है, और मसला है कि कोई एक जमात है उसको अगर रिलीफ बनता है तो उसको रिलीफ दें, जो असल चीज़ है, और उसके बाद जो है वो जो कोई करता है करता रहे, क्योंकि जो फोकस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब बज़ाहिर ये है कि अगर आप इस तरफ जाएंगे, गो कि ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने जो किया है ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई, इसके में हुकूमत का एक सेक्शन भी चाह रहा है कि हम जो है वो इसके साथ जजेस के साथ मामला ठीक करें, अदलिया के साथ, क्योंकि अदलिया के साथ अगर मामला ठीक नहीं होते एग्जीक्यूटिव के तो बेनिफिशियरी पीटीआई की है और हो रही है, पीटीआई को ज़्यादा फायदे मिल रहे हैं। तो दो फ्रंट पे बड़ा मुश्किल है इनके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और एग्जीक्यूटिव के लिए मुकाबला करना। तो जजेस के साथ अब हो रहा है। अब लेकिन दूसरी तरफ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मामला है ये अब तो रुक गया है, अब इस कंटेम्प्ट के बाद अब नहीं होगा, लेकिन हो जाएगी। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? अब डैमेज कंट्रोल की बात देखिए, डैमेज कंट्रोल हुकूमत को भी एक एहसास करना होगा कि जैसे बाबर सत्तार अगर कोई जजमेंट भी देते उसको चैलेंज करें। डिवीजन बेंच है, उसमें अमूमन साकिब बैठे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले दिन ही जजमेंट सस्पेंड हो जाती है, फिर वो केस चलता है 6 महीने 8 महीने, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा। बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशन करें जजेस के साथ, और ये वो जजेस नहीं है जिनको हम कहें कि ये कोई प्रो पीटीआई जजेस, जिनको माजी में जिस तरह हम कहते थे कि बिल्कुल। और ये वो जजेस हैं जो इंडिपेंडेंस को बिलीव करते हैं। और ये वो 6 जज हैं सर, ये वो 6 जज हैं जिन्होंने बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो इस वक्त जजेस जो इस वक्त ज्यादा टफ टाइम एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं, ये वो जजेस हैं जो विक्टिम रहे हैं पीटीआई के। अब इसमें अगर ये मौजूदा एग्जीक्यूटिव इनको टारगेट करेगी तो ये इससे पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा सेटअप है उनकी पॉलिसी, जिस तरह वो उमर अता बंदियाल साहब और उनके जो हम ख्याल जजेस को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी अपनाई गई वही कर रहे हैं, वो गलत हो गई है, वो फेल हो गई है। अब अगर मजीद करेंगे तो ये मजीद जजेस जो हैं ये खड़े रहेंगे और नुकसान एग्जीक्यूटिव का होगा और बेनिफिशियरी अल्टीमेटली आपको लग रहा है पीटीआई होगी। तो उससे फिर डैमेज कंट्रोल से बचने के लिए कुछ नया लाएमल बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं साकिब साहब, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी बड़े तंग हैं। उन्होंने जजेस के लिए नाम भेजे, दहशतगर्दी की जो खुसूसी अदालतें वहाँ जज लगने, हुकूमत अप्रूव नहीं कर पा रही, और उन्होंने बारहा कहा, आज मरियम औरंगजेब भी पेश हुई तो उन्होंने कहा मुझे कोई शौक नहीं है आपको चैम्बर में बात करने का, अगर होता तो मैं सीएम को पहले बुला लेता, तौहीन अदालत के जुमरे में आ रहा है। तो क्या हुकूमत ने, जैसे हसनात साहब कह रहे हैं, ये कोई फ्रंट खोल लिया है कि हर जज को हमने अटैक करना है या उनकी बात नहीं सुननी, और अगर नहीं सुनेंगे तो फिर क्या होगा आगे? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो ये स्पेशल कोर्ट्स के जजेस होते हैं, इनके हवाले से ये सवाल, ये जो तजावीज़ अभी आई थी 6 जजेस के मामले में भी, इसमें भी ये डिस्कशन हुई है। ये सवाल भी आया था कि जो स्पेशल कोर्ट्स के जजेस हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, अपॉइंट करती है, मतलब उसमें जो उसकी राय ली जाती है, चीफ जस्टिस जो है उनकी मुशावरत से ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इसके करती है और इसमें ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। अब इसमें दूसरा एलिमेंट ये है कि 9 मई अभी गुजरा है, 9 मई के केसेस हैं ATC के, पंजाब के सबसे ज़्यादा हैं, लाहौर के हैं। तो उस तनाजुर में इतना टाइम हो गया है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नाम दिए हुए हैं कि इस पे आप जो है वो तैनात करें। वो अगर तैनात नहीं होंगे तो
तो ये केसेस मजीद जो है वो डिले लटक होंगे। जाएंगे। तो उसमें पता नहीं जो पंजाब हुकूमत है उसको क्यों वो रिलक्टेंट क्यों है। आज भी वो वहाँ पे पेश हुई है मरियम औरंगजेब साहिबा, तो उसमें अब वो मामला अभी तक जो है वो सेटल नहीं हुआ, मतलब वो जजेस की तैनाती नहीं हो रही, तो वो रुकी हुई है। उन्होंने पिछली मतलब समातें रखी हैं, 2-3 समातों में। असल में इशू यहाँ से शुरू हुआ था कि 9 मई के जो पिंडी के केसेस हैं, इनमें 12 केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन पंजाब की, उन्होंने जो जज हैं पिंडी उन पे एतराज कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी और जज को आप जो रेफर करें। अब और जज जो है वो है नहीं, तैनातियां होनी है। वो मामला पहुंच गया लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने फिर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि 5 नाम जो मतलब जो नाम भेजे हुए हैं उस पे तैनात उनको कर दें। वो पंजाब हुकूमत ने करना है लेकिन वो नहीं कर पा रहे। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है बहरहाल। और जो स्पेशल कोर्ट्स के जजेस हैं उनके हवाले से शिकायत भी ये बताया जाता है कि शिकायत भी ज्यादा आती है। यहाँ पे जो जज अरशद मलिक वाला जो मामला था वो भी वो स्पेशल कोर्ट थी, उसमें स्पेशल कोर्ट में थे, तो उनके हवाले से जो चीजें आई वो पता है आपको माजी में, और भी स्पेशल कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनके हवाले से चीजें आती रही हैं। तो एक तो इसको मजीद मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की वो तैनातियां होती हैं वो समटाइम जो है वो पॉलिटिकली हो जाती हैं या उसमें ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, तो इस वजह से ये चीजें जो है आ जाती हैं। तो उसमें जो अभी रिसेंटली तैनातियां ये होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो ट्राइब्यूनल्स के लिए नाम भेजे थे बिल्कुल वो नहीं मतलब वो कह रहे 20 नाम भेजे, 7 नाम भेजे थे उस पे। अंदाजा लगा लें 180 दिन में ट्राइब्यूनल जिस दिन वो जो फाइलिंग हुई है जिस हल्के की, तो 180 दिन में उन्होंने उसको डिसाइड करना है। तो 180 दिन में वो कैसे डिसाइड होंगे जब 6 जज तैनात नहीं हुए, सारा मामला इसका मतलब फैसला कर लिया गया है कि जजेस की बात नहीं सुननी, क्योंकि जैसे हसनात साहब कह रहे हैं अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वो होगी पीटीआई। तो आपको हसनात साहब क्या लग रहा है, कल वाले जरा मामले पे आ जाते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग एक तस्वीर चलेगी कैदी नंबर 804 की और रिस्पोंडेंट नंबर 1 कल उनको पुकारा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आपको क्या लग रहा है ये लाइव स्ट्रीमिंग, पहले कहा गया कि लाइव होगा फिर वो लाइव नहीं, हालांकि 2 जजेस की कमेटी ने शायद फैसला किया था कि लाइव दिखाया जाए, किसी का प्रेशर था 184(3) के तमाम केसेस में लाइव होगा। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि तस्सुर ये बन जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी प्रेशर में आ गई अब, और ये तस्सुर अगर ये जायल ना हो तो किसके पास फिर लोग दादरसी के लिए जाएंगे। अब ये 2 जजेस का एक कमेटी बनी थी कि जी जो 184(3) पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग उनकी होगी, लाइव टेलीकास्ट होंगे, और आम केसेस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो शाम को अवेलेबल होगी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही SOPs को फॉलो नहीं किया। तो ये काजी साहब का डिसीजन था? मेरा ख्याल है कि जो मेरी इतला के मुताबिक बेंच में कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ कि बेंच ने कहा हो कि जी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो। ये जो है काजी साहब का अपना डिसीजन था। और कुछ ऐसे हसन साहब ऐसी खबरें भी आ रही कि इनफॉर्मल कुछ हुकूमत की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप लाइव हो सकता है, लेकिन इनफॉर्मल कोई किसी ने मुलाकात करके, लेकिन ये कोई मुनासिब नहीं है। अगर देखें अगर माजी में होता रहा कि नवाज शरीफ साहब की तस्वीर या उनकी तकरीर या ना आई जाए टीवी पे, वो भी गलत था। जो अब मौजूदा इमरान खान साहब के हवाले से मामला है, अगर आपने राइट ऑफ ऑडियंस दी है तो आप फिर लाइव स्ट्रीमिंग दिखाएं लाइव टेलीकास्ट। वजह यह है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव की पॉलिसी है कि इमरान खान की ना तस्वीर आए ना आवाज़ आए, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको इंडोर्स कर रही है, उसी बयानियों को लेके जा रही है, तो फिर ये तो बड़ा अच्छा नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैसेज नहीं है। और अगली हेयरिंग में भी ये तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्लैरिफाई करे कि वजह क्या है, क्यों नहीं हम दिखा रहे। और ये मामला शुरू भी जो लाइव टेलीकास्ट का ये चीफ जस्टिस काजी फैसल ने किया, जब किया है और अच्छा इकदाम किया है तो फिर मेरा ख्याल है हालांकि कल तो कह रहे हैं बड़े व्यूज भी लोगों के वो जो यूट्यूब थे वो बढ़ भी गए, वहां पे कितने लोगों ने उसको ज्वाइन भी किया कि लाइव दिखाया जाएगा, लेकिन जो तस्वीर आई उस पर फिर खलबली मच गई। देखिए तस्वीर भी जरा तहम्मुल का मुजाहरा हो सकता बिल्कुल होना चाहिए। अब देखें ना उसमें भी अगर कोई एक्शन होगा, और खासकर कोई बताया जा रहा है कोई लॉ क्लर्क हैं, स्टूडेंट यंग वकील जो अभी इस वक्त जजेस के साथ, हर जज के साथ एक जो है वो यंग नया जो ग्रेजुएट फ्रेश होता है वो साथ काम करते हैं, उनमें से बात हो रही है कि जी किसी ने जो है वो तस्वीर बनाई और लीक हो गई और ये वो, तो मेरा ख्याल है वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर कोई एक्शन होगा तो बजाय ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर प्रेशर में आके कर रही है और इस वजह से किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब जो हैं वो
कुछ चीज़ों में उनके व्यूज़ बड़े स्ट्रांग हैं। 9 मई हो गया, सोशल मीडिया वो हो गया, भूलते नहीं हैं कुछ जी चीज़ों चीज़ों को, पीटीआई हो गई, खान साहब को भी नहीं भूले। इवन मुस्तफ़ा कमाल साहब भी अगर देखें 12 मई पे काजी साहब बड़े टची हैं। 12 मई में जब ये केस भी सिंध हाई कोर्ट में चला था, उस वक्त ये माइकस थे। अपनी फैजाबाद धरना की जजमेंट में भी 12 मई चले, और मुस्तफ़ा कमाल साहब उस वक्त जिला नाज़िम थे कराची में। वो चीज़ें भूलते नहीं है, माजी की चीज़ें वो उठा रहे हैं। ये अलग बात है कि हाजिर में वो चाह रहे हैं रिस्ट्रेन, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपने आप को जो मौजूदा पोजीशन है जजेस और एस्टैब्लिशमेंट एग्जीक्यूटिव की, वो इसमें न्यूट्रल। लेकिन अगर न्यूट्रल रहना चाहते हैं तो ये फिर तो कोर्ट का फैसला था, तो वो बता सकते थे जी ये तो कोर्ट का फैसला, 2 जजेस का फैसला है, कमेटी ने फैसला किया, तो हम तो लाइव दिखाएंगे हर हाल में। नहीं, न्यूट्रल वो लड़ाई मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहता। मतलब ये है कि अब होना तो ये चाहिए कि चीफ जस्टिस को अपने जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही इस तरह माजी में हमने बड़ा क्रिटिसिज्म करते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब को, और लेकिन जब भी कोई किसी जज का मसला आया तो उन्होंने अपने जजेस का सपोर्ट किया। लेकिन यहाँ ये हो रहा है कि जो हम देख रहे हैं, साकिब भी इसको सेकंड करेंगे, कि जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो किसी और सोच के साथ हैं। जो चीफ जस्टिस काजी फैसल है उनकी सोच जरा डिफरेंट है। उन्होंने अभी तक कोई एक रिमार्क नहीं दिया जिससे हम कहें कि जी ये जो 6 जजेस ने खत लिखा है इनकी किसी इनके कंसर्न को एंडोर्स किया हो, या लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कर रहे हैं, या पेशावर हाई कोर्ट के जजेस का साथ दें, बड़ी मसाइल में वो इस मामले में उनकी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। और बल्कि वो तो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की, और उसका कुछ जजेस ने डिसेंट भी किया कि नहीं मिलना चाहिए आपको, लेकिन उन्होंने किया। तो अब देखिए, मेरा ख्याल है कि वो जो उनकी तलखियां रही हैं पीटीआई के साथ, वो अभी तक गालिब है। तो साकिब बशीर साहब, एक जज जो मुनसिफ है और एक आला ओहदे पे बैठा है, वो तो इन चीज़ों से मुबर्रा होता है, वो इन चीज़ों को नहीं देखते। कल कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी किया कि उन्होंने एक बार भी शाहिद खान साहब को नहीं देखा और उनको रिस्पोंडेंट नंबर 1 से पुकारा। तो आपको लग रहा है वो अपने बॉडी लैंग्वेज को छुपा नहीं पाए, या अपने एक्सप्रेशंस को उस तरह से छुपा नहीं पाए? लोग तो देखें एक एक चीज़ नोट कर रहे थे कि वो देख भी नहीं रहे, मुस्कुराए तो खान साहब ने कहका लगाया उनकी इस बात पे। तो ये कुछ चीज़ें शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ। असल में मेरा ये ख्याल है कि एक वजह जो है वो ये भी थी कि लास्ट टाइम जब 11 या 12 मई को इमरान खान साहब आए थे, तो उस वक्त अगरचे वो किसी और तनाज़ुर में कहा गया था गुड टू सी यू, लेकिन वो जो है वो खान साहब के साथ हो गया, और उस पर बड़ी जो है वो तनकीद भी हुई। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद जजेस और बेंच के ज़हन में वो चीज़ भी हो, कोई ऐसा तासुर ना जाए कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, वो कन्विक्टेड भी हैं, तो उनको वीडियो लिंक के जरिए बैठाया है और हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोर्ट्रे कर रहे हो। तो उन्होंने जैसे कल समाअत शुरू हुई, तो जिस तरह रूटीन में चीज़ चलती है कि वो जो इसमें मखदूम अली खान साहब जो वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि ये शुरू करेंगे, ये जब वफाक की जानिब से आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे फिर रिस्पोंडेंट्स की बारी आएगी। तो जब उनकी बारी आएगी तो उनसे पूछेंगे कि अब आपने क्या करना है, आपने खुद आर्गूमेंट्स देने हैं या उसने करने हैं। तो वो मेरा ख्याल है फोकस उस पे रहे हैं कि हम जो एक रिदम है इसी के साथ चलेंगे, हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करेंगे। बज़ाहिर ऐसे लगता है। फिर शायद खान साहब को भी थोड़ा सा उन्होंने मतलब बताया कि ये कोर्ट है और कोर्ट में फिर वो डेकोरम के साथ ही चलेंगे, लेकिन 2-3 जगहों पे उनका मतलब उनके वाले से बताया। एक तो मखदूम अली खान साहब को चीफ साहब ने कहा थोड़ा लाउड बोले, रिस्पोंडेंट जो रिस्पोंडेंट की आप बात कर रही है रिस्पोंडेंट की, तो वो हमेशा से कोर्ट में रिस्पोंडेंट या पिटिशनर ही पुकारा जाता है। वो कोई जी वो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई अनहोनी नहीं है कि वो रिस्पोंडेंट का है। लोगों को बड़ा अनहोना लगा ना कि वो नाम नहीं, रिस्पोंडेंट जो है हमेशा से पिटिशनर रिस्पोंडेंट कहा जाता है कोर्ट्स में, ये एक टर्म ही है, इसका नाम नहीं लिया जाता, ये पिटिशनर रिस्पोंडेंट। तो वो उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लाउड बोले। फिर जस्टिस हसन मिनाला साहब ने जो बात की कि उन्होंने कहा कि जब आखिर में जब उन्होंने बात की कि वो चीफ जस्टिस बता रहे थे कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ख्वाजा आरिफ साहब से पूछ रहे थे कि अवेलेबिलिटी उनकी, तो जस्टिस हसन मिनाला साहब ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट जो है वो तो अडयाला जेल में वो कहीं नहीं जा रहे। तो उस पर थोड़े से जो है वो कह के हुए। लेकिन यह है कि ओवरऑल मेरा ये ख्याल है कि ये भी एक राय थी कि हो सकता है वो वीडियो लिंक के जरिए भी उन्हें ना लिया जाए, उनको लिया जाना। अगली हेयरिंग पे 2.5 घंटे होंगे खान साहब, वीडियो लिंक पे अगली हेयरिंग पे बात करने का मौका मिलेगा क्या? जी बात करने का मौका मिलेगा, अगली हेयरिंग पे भी होंगे। और क्या वो लाइव होगी या नहीं, ये भी जरा बता दीजिए। लाइव में हो सकता है पीटीआई की जाने से कोई एप्लीकेशन भी चली जाए, या कोई हो सकता है इस किस्म की बात भी हो। एक और जो चीज है, कल की हेयरिंग में
जो इलेक्शन मैटर था कि 90 डेज में इलेक्शन होने हैं नहीं होने, वो भी डिस्कस हुआ, वो बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ। बस के जस्टिस हसन नंदाला साहब ने कहा कि 90 डेज में इलेक्शन ना कराने पे तो कोई नहीं कह रहा, तो कहना हर जज जो है इस पे तो कायल है कि 90 डेज आइन में लिखा हुआ था इलेक्शन कराने हैं। जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अनफील्ड था तो उस पे होना चाहिए था, तो उस पे भी डिस्कशन हुई। फिर पार्लियामान, मीडिया, सिविल इनकी आज़ादी पे भी बात हुई, मतलब काफ़ी जो थी चीज़ें, तो वो सारी वो सुन रहे थे, इमरान खान साहब सुन रहे थे, बोल नहीं सकते लेकिन सुन रहे थे। तो 2-3 दफ़ा ऐसे भी देखा गया है कि वो जो उनके लेफ्ट साइड पे लोग बैठे हुए थे उनसे मुखातब भी हुए, शायद वो इधर से शायद सुन के तो जो उन्होंने बोलना था वो उनको बता देते कि असल में ये होना चाहिए। एक चीज़ है कि तारीख कैसे कैसे नज़ारे दिखाती है। जब जस्टिस काजी फैसल का केस चल रहा था, वो और उनके एरिया सरीना ईसा, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि हमारा केस लाइव टेलीकास्ट किया जाए। PTI की हुकूमत थी, इन्होंने मुखालफत की थी और कि जी नहीं होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि नहीं, लाइव टेलीकास्ट नहीं हो सकता। तो अब ये देखें, जब PTI कहेगी तो काजी साहब उनको जवाब तो देंगे कि जब मैं कहता था कि मेरे हवाले से सोशल मीडिया पे एक चीज कैंपेन चल रही है, तो मैं भी चाहता था कि अवाम, पूरी दुनिया मेरा केस। लेकिन फिर भी जजेस आजाद होते हैं इन तमाम चीजों की, जब वो उस मुंसिफ की सीट पे बैठ जाते हैं तो उनके अपने जज्बात भी मैटर नहीं करते और अपनी राय मैटर नहीं करती। सामने है कि जब उनकी तैनाती हो रही थी तो PTI ने कितना उस हवाले से हमारे खिलाफ लिखते हैं या बोलते हैं टीवी पे, चीजें मैटर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और खासकर जजेस को तो बिल्कुल ही इन चीजों में नहीं आना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ रियलिटी है वो कोई जरा डिफरेंट है। रियलिटी तो चले पाकिस्तान में ऐसी ही चलती रहती है। अभी जो हमने कल की जो सारी देखी प्रोसीडिंग्स देखी, हियरिंग जो सुनी हमने, वहाँ पे एक जिक्र करेंगे, अहमद फरहाद शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, और उन्होंने बड़ी जानदार एक नज़म भी लिखी कि जी इसे उठा लो। उनका केस भी है अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा है, वहाँ पे भी बड़ी सख्त बातें हो रही हैं। तो ये अदालतों से बड़ी सख्त बातें भी आ रही हैं और किसी को उठा लो तो कोई पेश भी नहीं किया जाता। तो आपको क्या लग रहा है, क्या मामलात मजीद सख्ती की तरफ ही चलते हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्टिंग होती है फिर ये बड़ी परेशान करती है इदारों को भी। अब इसका हल ये है कि आप ये चीज़ें जो है जो भी है अदालत, क्योंकि अदालत में जजेस के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुई हैं और उनका वो इजहार भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। देखें, एक जो मामला है ना, हम देखते हैं, ये हमारे इदारों को भी समझना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान में जुडिशरी को आप एक लंबे अरसे के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते। सस्टेन प्रेशर एक कुछ हद तक होता है। अब देखें, इफ्तिखार जोई साहब थे मुशर्रफ साहब के मामले में, बिल्कुल उन्होंने प्रिवेल किया, बिल्कुल और एक तहरीक बनी देखें, और कहां से कहां पहुंच गए, और वो कितनी ज्यादा मुश्किल। इसी तरह काजी फैसल साहब, हालांकि पूरी जुडिशरी उनके साथ नहीं थी, और फिर भी वो प्रिवेल किए बचत, और वो आज चीफ जस्टिस हैं। तो अब तो इस वक्त मेजॉरिटी जजेस 125 जजेस हैं सुपीरियर जुडिशरी में, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। अब इनमें से मेजॉरिटी जजेस जो हैं, अगर ये तस्वीर इसी तरह बना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे एग्रेसिव पॉलिसी, ये मजीद नुकसान होगा। और अभी तो देखें, अगर ये 1-2 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, फॉर्म 45-47 वाली या एक और 2 चीज़ें, तो उससे तो मजीद हालात खराब होंगे। तो हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। साकिब बशीर साहब, आखिरी बात करेंगे, सईदा वारसी साहिबा ने मिलना था खान साहब से, और उसी दिन एक दिन पहले बता दिया गया कि वहाँ कोई दहशतगर्दी का खतरा है, स्टाफ बदल दिया गया, सिक्योरिटी एहलकारों को तब्दील कर दिया गया। तो इसका मतलब है खान साहब पे भी प्रेशर रहेगा, और अगर हाई प्रोफाइल कोई शख्सियत मिलने आएगी तो ये भी मैसेज दे दिया गया उन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। ये तो वो अदालत ने उनको इजाज़त दे दी थी, अब शायद जो है वो इंतज़ामिया ने ऐसा नहीं, इंतज़ामिया ने ऐसा जो है वो ना चाहो, और अचानक जो पता चला कि समाअत जो है वो नहीं हो रही। फिर एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज आई है वो ये बुशरा बीबी की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया, और ये कहा गया कि आप इस केस को रूटीन के साथ चलाएं। असल में PTI ये समझ रही है, शायद कुछ है भी इसी तरह, कि एक तरफ अगर रिलीफ मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, तो दूसरी तरफ शायद सजा का भी एहतमाम हो सकता है, क्योंकि उनका ट्रायल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो आखिरी मराहिल में। तो आज उन्होंने फोकस किया है कि बल्कि दरखास्त एप्लीकेशन दे दी है कि 14 दिन बाद आप तारीख जिस तरह बाकी केसेस की लगाते हैं इस तरह हमारी भी लगाएं। हमारी केस जो है वो जल्दी आप जो है वो लगा रहे हैं। एक आखिरी बात सिर्फ मैं करूंगा कि
वो जो अहमद फराज की आप बात कर रहे हैं, वो भी इन 6 जजेस के खत जो सिचुएशन में तब्दीली, अदलिया के मिजाज में तब्दीली, उसमें बहुत ज्यादा उसमें नजर आ रहा है। जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत करें, बड़ा कैटेगोरिकली वो कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा हर हाल में प्रोड्यूस किया जाए, हर हाल में हमने प्रोड्यूस करना है, और अगर नहीं होगा तो जो इदारे का सरबराह है हम उनको कंटेम्प्ट में बुलाएंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखेंगे या कार्रवाई जो है वो करेंगे। बल्कि उनके बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि जी एक बंदे को हमारी कोर्ट के अहाते से उठा के ले गए, हम कुछ नहीं कर सके, हम उस पर कोई फैसला नहीं दे सके। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने खान साहब के हवाले से, इमरान खान के उसमें 9 मई में जो अहाते से ले गए और हुई थी, फिर उठा के ले गए, फिर उस पे हुआ कुछ नहीं, फिर उस वक्त हाई कोर्ट ने कहा तो इन्हें अदालत होगी, FIR हो, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो भी एक बहरहाल एक माजी का हिस्सा तो इसका मतलब जजेस भी भरे पड़े बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ कि आज़ाद अदलिया ही अगर होगी पाकिस्तान में तो आज़ाद फैसले हो सकते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हम आए रोज जिस तरह का प्रेशर देखते हैं अदलिया के ऊपर। में ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और लीगल टीम का हिस्सा भी। आखुनज़ादा चटान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सीनियर रहनुमा, और कुछ जिक्र करेंगे। खान साहब ने फैसला किया है कि वो आर्मी चीफ को एक लेटर लिखेंगे कि मुल्क में इस वक्त जो इंतशार की कैफियत है वो नहीं होनी चाहिए। मुजफ्फराबाद में, कश्मीर में जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है, और कभी भी वो ये कह रहे हैं कि फौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जो कुछ लीगल मामलात हैं उस हवाले से भी उन्होंने अपने साथियों से कहा है कि जो जजेस मिसकॉन्डक्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल किया जाए, अबुल हसनात जुल्करनैन और कुदरतुल्लाह जो जज हैं इनके खिलाफ। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करते हैं। पंजोता साहब, सबसे पहले ये जो खत लिखने का फैसला किया है आर्मी चीफ को, क्या इसमें कुछ मफामत की बातें भी होंगी, या जो मुल्क में हालिया मामलात हो रहे हैं, जो हालिया फैसले हम देख रहे हैं, जो तनाव की कैफियत है, उसका ही जिक्र होगा? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। आज खान साहब से दौरान समाअत मुलाकात हुई और काफ़ी टाइम मौका मिला बातचीत करने का। ये कुछ 4 घंटे की हमारी वहाँ पर प्रेजेंस थी कोर्ट के अंदर, जिसमें काफ़ी टाइम जो है मुलाकात के अंदर मुलाकात जारी रही और बातचीत होती रही, क्योंकि समाअत में आज हुआ कुछ नहीं। तो काफ़ी तफसीली जो है ना बातें हुई, इस हवाले से भी हुई कि ये जो आर्मी के हवाले से जो चीफ को खत लिखना है, आर्मी चीफ को, इसके हवाले से क्या आपका मौक़िफ़ है, ठीक, और उसमें आप क्या करने जा रहे हैं। और ये भी पूछा गया कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से चीजें चल रही थी बाहर मीडिया के ऊपर, और कुछ PMLN के खास तौर पर कह रहे थे कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से, DGISI से, उनसे बात करना चाहते हैं। सही। तो दोनों के ऊपर जो उन्होंने बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी जी जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने ये कहा कि जो खत है, खत के अंदर कोई इस तरह का मामला नहीं होगा कि खत के अंदर ये लिखा जाएगा कि जी मुझे जो है वो जेल से निकाल दो, या मैं माफी जो है वो मांगता हूँ जब मेरा कसूर ही नहीं है, तो मैं ऐसी क्यों कोई ऐसी वर्डिंग्स उसके अंदर लिखूंगा। खत के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये मामला उठाया जाएगा कि जो आईने पाकिस्तान के मुताबिक हर इदारे का एक अपना रोल है, हर इदारे का एक अपना एक जुरिस्डिक्शन है, उससे बाहर उसने नहीं जाना। ठीक। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि फॉर्म 47 के मुताबिक जिन लोगों को मुल्क के ऊपर नाफिज किया गया है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो या वफाक के अंदर हो, जो कि बिल्कुल नाइल हैं, और उन लोगों को नाइल करके जो आपने आज देखा कि जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन आया और जिस तरह हुकूमत AGK की हटाई गई, जिस तरह से GB की हटाई गई, और आपने रिएक्शन में देखा कि किस तरह GB में लोग निकल आए हैं। तो यही सूरत हाल उन्होंने कहा कि पंजाब हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हो, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल होने जा रही है। तो इसके अंदर बड़ा उन्होंने क्लियर जो है अपना मौक़िफ़ जो है वो कौम के सामने रखा है, और उन्होंने कहा है कि हम उसमें लिखेंगे कि डेफिनेटली कि आपका जो रोल है आईनी तौर पर, और आप उसमें रहें। और इस वक्त जो अवाम और फौज की के दरमियान जो एक नफरत जो है पैदा की जा रही है कि देखें आप किसी को अगवा करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। उन्होंने ये भी बढ़ के एक मिसाल दी, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर मामला ये है कि शाह महमूद कुरैशी हो या एजाज चौधरी हो या डॉक्टर यास्मीन राशिदा हो, अगर वो फौरन ही PTI से लातलकी का ऐलान कर दें तो फिर जैसे होता है ना वो खुल जा सिम सिम, आजाद शहरी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि खुल जा सिम सिम, ये खुल जा सिम सिम की तरह दरवाजा जो है ना जेल का खुल जाता है। तो ये सारी चीजें करना कराना, तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें बड़ा एक अफसोस का भी इजहार करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर जरूर उन्हें कहेंगे। फाइनली चले ये खत, और ये जल्द पहुंच जाएगा खत जहां तक पहुंचना है। कुछ आपकी लीगल टीम लिखेगी, कौन लिखेगा इस खत को?
जी बिल्कुल, लीगल टीम से मुशावरत के बाद ही उसके सारे नुकात देखे जाएंगे और अच्छा उसकी पैराई भी देख ठीक जाएंगे और उसके सारे हर पहलू से देखा जाएगा कि किस तरह जो है वो लिखना। ठीक और चल सेकंड चीज ये है कि जो आप एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से या डील के हवाले से बातें चीतें या खबरें सारी हो रही थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो फॉर्म 47 वाले हैं ना जी, इसके इनको जरा भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या है, ठीक क्योंकि इनकी कोई कदर नहीं है, इनकी कोई वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कभी भी इन मैंडेट चोरों के साथ बात नहीं करेंगे। Second चलिए अब बात- जी जी मैं जरा अब फिर दोबारा आते हैं। बिल्कुल चटान साहब से जरा 2-3 बातों का जवाब ले। चटान साहब, एक तो खत लिखने का फैसला किया, दूसरा खान साहब कह रहे हैं हमें फेयर ट्रायल मुझे भी वैसा मिलना चाहिए जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला, जरदारी साहब को मिला, यूसुफ रज़ा गिलानी को मिला। एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा अभी जो बात करें पंजोता साहब के फॉर्म 47 वालों के साथ, तो किसी किस्म का जो चोरी का मैंडेट है उनके साथ बातचीत नहीं होगी। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जो मसाइल है ये डीजीआई को खत लिखने से या आर्मी चीफ को खत लिखने से ये मसाइल का कोई हल निकलेगा। ठीक। जब डीजीआई ने और डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने कहा कि माजी में हमने जो सियासत में मुदाखलत किया है ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आइंदा के लिए हम नहीं चाहते हैं कि सियासत में अपना कोई रोल अदा करे, तो फिर इमरान खान साहब को चाहिए कि उसको सियासत में नहीं घसीटे। एक तरफ तो ये कह रहा है कि इदारों को सियासत से दूर रहना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी है। अभी वो सियासत से दूर है, ये आप भी मानते हैं चटान साहब? जी, अभी वो सियासत से दूर हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? वो डीजीआई ने और डीजीआईएसपीआर ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पढ़ा था, लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी को नहीं, मैं नहीं पूछवाना, मैं तो जनरल बाजवा की बात करूंगी। मुझे उनकी बात याद है, उन्होंने कहा फौज जो है ए पॉलिटिकल हो गई है, हमारा सियासत से लेना देना नहीं है। तो मैं ये पूछ रही हूं उसके बाद वाले भी हो गए, साइड पे हो गए। इसके बाद डीजीआई ने और ये मौजूदा डीजीआई ने और ये जो डीजीआईएसपीआर है उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने किया, लेकिन इसके बाद मुसलसल इमरान खान उसको सियासत में घसीट रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसका रूल इसमें खत्म नहीं हो। ठीक। मैं समझता हूँ कि सियासतदान आपस में बैठेंगे। ये शिकायतें 2018 में जो आप इमरान खान साहब को है ये हमें भी थी, आप उनको ये शिकायतें हैं, तो ये डीजीआई या आर्मी चीफ खत्म नहीं कर सकते। ये सियासतदान आपस में बैठ के कानून साजी करके ये रास्ता रुक सकता है। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने ये जो किया है कि जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है ये मेरे साथ भी हो जाए, तो मैं तो ये तो रखता था कि इमरान खान साहब कहेंगे कि आम कैदी के साथ जो सलूक हो रहा है वो मेरे साथ भी हो जाए। अच्छा। नवाज शरीफ को तो ये सहूलतें जेल में नहीं थी, वो तो बकरियों के राने नहीं खाते थे, वो तो देसी मुर्गे उसको नहीं मिल रहे थे, इसके लिए तो किसी ने जिम नहीं बनाया था, न सरदारी साहब के लिए, न हमारी जितनी राना सनाउल्लाह था, खुर्शीद शाह था, जितने भी थे इनके लिए जिम तो नहीं बना किया था। जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो आके इनके साथ शेड्यूल तो नहीं बना रहा था कि आज आपका शेड्यूल क्या है, आप किसी से मिलेंगे किसी से नहीं मिलेंगे। नवाज शरीफ बेचारा तो इनके बीवी जो थी वो मौत के हालात में थे और वो एक फोन करना चाहते थे, लेकिन अब उस वक्त इनकी हुकूमत थी, शायद इनकी हुकूमत नहीं थी चटान साहब, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट थी। आपको याद होगा 2018 की आप बात करें जब मियां साहब आए थे, वो इलेक्शन से पहले की बात है। जो किसी की हुकूमत तो थी ना, किसी की हुकूमत तो थी ना, लेकिन उनको ये सहूलत नहीं मिली। जब इनका हुकूमत आया तो उन्होंने क्या कहा, अमेरिका में खड़े होके क्या कहा कि मैं जाके इनके एसी निकलवा दूंगा, मैं जाके इनके पंखे हटा दूंगा, क्योंकि आम कैदी को ये सहूलत ही नहीं है। तो आज जो आम कैदियों की सहूलत है वो इमरान खान को भी दिया जाए। पंजोता साहब, वो तो चटान साहब ये फरमा रहे हैं, एक तो सियासी मैंडेट के लोगों के साथ और सियासतदानों के साथ ही वो कह रहे हैं आपको बात करना होगी, और दूसरी बात तो आपके जो लीडर को जो सहूलतें हासिल हैं वो तो पहले माजी में लोगों को नहीं थी। अच्छा देखिए, बात यह है कि ये जो बात की जा रही है ना कि खान साहब को ये सहूलतें हैं और खान साहब बड़ा जो है वहाँ पर बड़ी अजाशी कर रहे हैं, खान साहब बड़ा वहाँ पर मजे में है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूँ कि खान साहब इस वक्त भी डेथ सेल के अंदर हैं, और ये जो कहा जाता है ना जी कि 8 सेल हैं और 8 बल्कि कमरे दिए गए हैं, कोई 8 कमरे नहीं है, इधर उधर कोई 1-2 कमरे वो सेल होंगे, लेकिन वो स्पेसिफिक एक उस कमरे के अंदर पाबंद है। वो इधर उधर कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि वहां पर कोई बेडरूम्स बने हुए हैं जहां पर बड़ा जो है टीवी लगे हुए हैं, वहां पर एसी लगे हुए हैं, वहां पर जो है फ्रीजर लगे हुए हैं, या कोई इस तरह का मामला कोई इस तरह का नहीं है।
खान साहब बिल्कुल जो है उस कमरे के अंदर हैं और सेकेंडली कोई इस तरह की सहूलतें नहीं है। नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा उनके सियासतदान रोजाना मिलते थे, उनसे मुलाकातें करते थे, फैमिली जिस तरह से मुलाकातें करती थी, उनको तो वो आपको पता है कि जाती उम्रा जो है वहां पर भी रखा गया। उनको तो जो प्रोटोकॉल हासिल थे और जिस तरह से वो वहां से मेडिकल के बहाने गए हैं और 4 साल वापस ही नहीं आए, तो वो उसका कंपैरिजन खान साहब के साथ ना करें। वो झूठे केसेस के अंदर पाबंदी सलासिल हैं और वो फेस कर रहे हैं और डट के खड़े हैं और पहले दिन से लेकर आज तक जो उनका मौकफ है उस मौकफ से भी पीछे नहीं हटे और यही उनकी कामयाबी है। यही उनकी बात है कि एक तस्वीर के लिए भी पूरी कौम इंतजार में बैठी हुई थी कि किस वक्त वो तस्वीर आए और कल से लेकर आज तक अगर आप देखें, आप जो फेसबुक खोल लें, आप इंस्टा खोल लें, आप हर जगह पर देखें तो खान खान हो गई है। दूसरी बात यह है कि जो मेरे भाई फरमा रहे हैं कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे ये बताया जाए कि ये दिल पर हाथ रख कर बताएं कि फॉर्म 47 के अंदर इनको किसने जितवाया है। ये दिल पर हाथ रख कर बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बनवाने वाले पीछे बैठ के और हुकूमत रजीम चेंज ऑपरेशन वाले कौन लोग हैं, कौन लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। मेरे घर में छापा लगा है, नामालूम लोग आए हुए थे, साथ में रीढ़ के लोग थे और उन्होंने आकर तोड़ फोड़ की है जी कि आप 9 जो है मई को आपने एहतजाज नहीं करना। तो ये बात कर देना, मुंह से कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या जजेस को कैसे धमकाया जा रहा है। वहां पर जज समाज करता है कि सर्वेलेंस जो है उसका तरीकाकार बताया जाए कि कैसे ये सर्वेलेंस की जाती है, कैसे किसी की ऑडियो टैप की जाती है, कैसे उसको ब्लैकमेल किया जाता है, जज की फिर पगड़ियां उछालने की बात हो जाती है, पगड़ियों को कहा जाता है फुटबॉल बनाया जाएगा। यहाँ पे टीमें मैदान में आ जाती हैं और आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि जनाब देखें जी ये दोहरी शरीयत वाले हैं, ये वो हैं, ये हैं। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। जहां पर पटिशन नहीं लगती, यहाँ पर अदम एतमाद की दरखास्तें देने के बावजूद वही जज 5 दिनों के अंदर जो है 3 फैसले सुना देते हैं। मैं जरा पूछ लूं, हाँ बिल्कुल, जो आपने अभी एक लंबी एक लिस्ट गिनवा दी ना चट्टान साहब, आप भी इस बात को मानेंगे जमहूरियत है कहने को मुल्क में, और जो पीटीआई के ऊपर अभी भी जबर का माहौल है और जिस तरह से तोड़ फोड़ होती है, रिसेंटली पंजोता साहब के घर पे भी अटैक किया गया, मुख्तलिफ इनके अराकीन हैं, कहीं जलसे के लिए निकलते हैं तो वहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो आपको लग रहा है एक तो मुल्क में वाकई आज़ादी है हर सियासी जमात को बशमूल पीटीआई की बात अगर हम कर रहे हैं, और दूसरी बात जो जजेस की जो पगड़ियां हैं उनकी फुटबॉल बनाने की बातें हो रही हैं, तो क्या जजेस को वाकई प्रेशराइज किया जा रहा है इस वक्त? ये खुशकिस्मत लोग हैं। जब तक जजों की बात है तो शौकत सदीकी साहब को तो निकाला गया था। इस वक्त इन लोगों के बयानात देख ले कि ये लोग क्या बयानात दे रहे थे। लेकिन ये जो है खुशकिस्मत लोग हैं। गेलानी साहब ने एक जुमला कहा था वो असेंबली के अंदर कि मुझे स्टेट के अंदर स्टेट पसंद नहीं है। उन्होंने वजीर आजम से भी हटाया गया और वो तो सर खत ना लिखने पे हटाया गया था। आपको याद होगा उस खत ना लिखने वाले पे बात पे उनको हटाया गया था। देखिए बहाना तो कुछ और होता है, निशाना कुछ और होता है। आपको भी पता है कि उसको क्यों हटाया था, मुझे भी पता है कि क्या क्यों हटाया था। 3 साल फिर इसका बेटा नहीं मिल रहा था। जरदारी साहब ने एक बार कहा था कि एंड से एंड बजा देंगे। जरदारी साहब को तो आप रहने दे, मैं इनके पीछे खड़ा था, मेरे साथ जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है क्या, और अभी तक हो रहा है। जी बिल्कुल। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कर्नल शेर खान शहीद जैसे मुजस्सिमे को जमीन पे गिरा के घसीट दिया। ये तो वही लोग हैं जो इन्होंने कायदे आज़म के घर को जलाया, उन्होंने कुल्लम इस मुल्क में बगावत किया, रियासत पे हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों को गुट्टू सीयू कहा गया। इसके बावजूद इन लोगों को कहा गया कि आप पे पिछली जो केसेस है वो भी इनमें भी जमानत है, अभी जो केसेस है इनमें भी जमानत है, और अगर आइंदा के लिए आपने कोई जुर्म किया तो इसमें भी इतने अरसे तक आपको जमानत मिले। आप रेस्ट हाउस में जाके आराम करे, दोस्तों से मिले, खाना खाए। आप क्या समझते हैं कि अगर मेजर अजीज भट्टी के शहीद के मुजस्सिमे का वो तस्वीर का कोई और बेहुरमती करते? आपको याद है कि मरियम नवाज के शौहर कैप्टन सफदर साहब ने कायदे आज़म के मज़ार पे कायदे आज़म जिंदाबाद का नारा लगाया था। इसके साथ क्या हुआ था? इन लोगों वो भी सिंध में थे सर, वो मलबा भी आपके ऊपर गिरा, वो उस वक्त सिंध में थे, कराची गए हुए थे, उन पे भी जो अटैक हुआ और वो भी उस वक्त आप लोगों की जमाती निशाने पे आई थी और कोई और लोग भी थे। चले हम आगे चलते हैं, पंजोता साहब आखिरी बात करेंगे, बेबस वक्त की कमी है। आपको लग रहा है खत लिखने से मामलात हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे? खान साहब होपफुल हैं क्या इस हवाले से? देखिए बात यह है कि अगर देखा जाए तो चीफ साहब को जैसे खत लिखा गया था कि आप देखें कि कैसे बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है। चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ,
और ये कहा गया था कि बल्ले का निशान लिया गया, एक जमात को जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही, वो निकलते हैं, उठा लिया जाता है, लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो अगवा पहले किया जाता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है, उस पर केसेस भी खत्म कर दिए जाए। तो पूरी एक झलक दिखाई गई थी कि सहाफियों के ऊपर क्या किया जा रहा है, मीडिया के ऊपर क्या है, जजेस को कैसे प्रेशराइज किया जा रहा है। लेकिन उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने जूं की तू नहीं की, उन्होंने कहा जी कि मैं बड़ी अच्छी तरह से जिम्मेदारी समझता हूँ, मुझे पता है, मैंने जो हल्फ उठाया है उसके मुताबिक मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, लिहाजा मुझे पता है, लेकिन मैंने जो उनके दिल में है कि मैंने करना कुछ नहीं। अब ये रही बात चीफ आर्मी चीफ की, तो वो भी हम जो कर रहे हैं, जो खान साहब खत लिख रहे हैं, वो इसलिए कि उनको याद दहानी कराई जाए, उनको बताया जाए कि मुल्क के अंदर जो अनारकी, जो सूरत हाल है, जो आज AJK में लोग खड़े हो गए हैं, तो वहां पर आज इनकलाब आ गया, तो वो क्यों आया है कि आपने उन लोगों को बिठा दिया जिनको अवाम ने मनसब दिया ही नहीं था। तो ऐसी सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर अगर आपने की हुई है, तो जब तक आप ये चीजें खत्म नहीं करेंगे तो मुल्क के अंदर जो है सियासी ना मुआशी किसी तरह से कोई इस्तेकाम नहीं आ सकता। बहुत तो वो इसलिए करवाना चाहते हैं, और इस पर आर्मी चीफ साहब को फौज के आखिरी अच्छा चट्टान साहब आखिरी बात, 30 सेकंड है चट्टान साहब, वेरी क्विकली। ये आखिरी बात मेरा ये है कि ये जो कह रहे 547 और 45, ये 36 पंचर वाला कौम को याद है, इससे ज्यादा इसका कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, कोई हकीकत ऐसी फसाना है। पंचर का इल्जाम इमरान खान ने लगाया था और पूरे कौम को ट्रक के पीछे लगाया था, और फिर हकीकत जो आया तो उन्होंने कहा कि ये तो एक सियासी नारा था, मैंने लगाया था, मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो किसी ने कहा था, मैंने आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया चट्टान साहब, आपका शुक्रिया, पंजोता शुक्रिया। और इसी नोट के साथ के फाइनली इमरान खान साहब ने खत लिखने का फैसला कर लिया, और वो होपफुल हैं कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो आर्मी चीफ के नोटिस में उसको लाना चाहते हैं, ताकि हालात और मामलात बेहतर हो सकें। खैर अगले आने वाले चंद दिनों पर इस मामले पर ज़रूर नजर रहेगी। इसके साथ ही आपसे अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।